आई हैव नथिंग टू डिक्लेयर। ये जो सारी स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा, सब चीजें दिखाऊंगा, ये किसी बुक में नहीं है। Now, just to start and make you a little understanding what is a cancer. Cancer is a disease, it's a pathology. And to understand the disease, you have to know the normality first. Body is made up of cells. हर सेल में 46 क्रोमोसोम है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि when this starts, you get 23 from your mother and 23 from your father. This is a single cell जो पूरा बॉडी बना देता है। If you look at the cells of neuron, heart, skin, bone, उनकी शक्लें और उनकी shapes, they are so different from each other, but all of them they carry the 46 chromosome. न्यूरॉन में वो क्रोमोसोम्स हैं जो आपको हार्ट बना सकते थे। A portion of chromosome which carries any information for morphological or functional is called gene. और एक एक क्रोमोसोम पे 100,000 जीन्स होती हैं। सो न्यूरॉन में वो जीन्स जो हार्ट बना सकती थी हैं, but they are kept under suppression. They are not allowed to express themselves. You must understand this point. अच्छा जी, once बॉडी बन जाती है माँ के पेट में, this information is also there in the genes कि बस भाई 5 उंगलियां बन गई, 6th नहीं बनानी। You must understand. आगे चले। Now, once you are born, you must know कि ये जीन्स सारी बॉडी को चला रही हैं। फंक्शंस, एनाटमी, हर चीज, आपकी शक्ल, आई एम सॉरी मेरे सामने आप बैठे इसलिए कह रहा हूँ, ये गंजापन भी जीन्स में। इट्स नथिंग पर्सनल। ठीक है जी। अच्छा, सो वी हैव सप्रेसर जीन्स, वी हैव एक्सप्रेसर जीन्स। मूविंग बॉडी में अगर देखें ना तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। वो सेल जो डिवाइड करते रहते हैं, स्किन, एपिथेलियम, बोन मैरो। वेदर यू आस्क देम, यू डोंट आस्क देम, वो डिवाइड करते रहेंगे। कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनको कहेंगे तो डिवाइड करेंगे, लाइक लिवर, कनेक्टिव टिश्यू। बट देयर एक बहुत बड़ा ग्रुप है सेल्स का, दे वुड नेवर डिवाइड। ईदर यू आस्क देम तो भी नहीं करेंगे, एंड इफ दे आर डैमेज्ड दे विल बी रिप्लेस्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। सो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने का चांस किन सेल्स में जो डिवाइड करते हैं, एरर जोन में हो सकते हैं। सो इफ यू लुक एट द कैंसर्स कमिंग फ्रॉम epithelium, they are called carcinomas. 90% and above they are there. 10% आते हैं जो परमानेंट सेल्स से आते हैं, उनमें एरर होने के चांसेस कम है। ये प्रॉब्लम्स हो कैसे सकती है? आप पैदा इनके साथ हुए थे, यानी जीन्स। एक माँ को अगर ब्रेस्ट कैंसर है, बेटी को कितने % चांस है? परसेंटेज पे आप डिबेट करेंगे, लेकिन यस देयर इज अ चांस। इसी तरह बाकी फैमिलीज में चलता है, रेसेस में चलता है। लाइक नेजोफ्रेंजियल इज वेरी कॉमन इन चाइनीज। चाइना का भी एक पार्ट है कैंटन, पूरे चाइना में नहीं है। लोअर एसोफेजियल इज वेरी कॉमन स्टमक इन दी जापानीज। सो आप पैदा हुए थे, कुछ प्रॉब्लम लाए थे, लेकिन जिंदगी के किसी हिस्से में वो प्रॉब्लम एक्सपोज हो गई। नाउ कमिंग टू हेरिडिटरी फैमिलियल रेस, ऑलरेडी मैंने इस पर बात कर ली है। क्या आप पैदा ठीक हुए थे, कोई जीन नहीं थी, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स करते हैं? यस। मैं अब इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टॉपिक से हट जाएंगे। वायरसेस, एचपीवी, पूरे मुल्क में शोर मचा हुआ है बच्चियों को सर्विक्स, वो एचपीवी की वैक्सीन बेचने का सारा ड्रामा है। रेडिएशन, यस वी ऑल नो, 2 धारी तलवार है, ट्रीट भी करती है और कैंसर भी करती है। केमिकल्स, आपको पता है एस्बेस्टोस फॉल सीलिंग बनता था, हटा दिया गया। देयर आर मेनी अदर निकल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी सोशल लाइफ से हटा दी गई। स्मोकिंग, पान, चालिया। देखिए स्टैटिस्टिक्स वाले हम इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे रहे हैं ना कि ये तीनों करती हैं। कहाँ करती हैं, कैसे करती हैं, वी हैव नो आइडिया। बट यस, जो लोग सिगरेट पीते हैं, चांस है कि उनको कैंसर हो जाए। सबको नहीं होगा। जिनको कैंसर होगा 80% स्मोकर हैं, 20 उसमें भी ऐसे आ जाएंगे जो नॉन स्मोकर। इसी तरह पान, छालिया, टबैको का भी यही हाल है। Now what happens once a normal cell becomes a cancer cell? शेप चेंज हो जाएगी अपने पेरेंट सेल से। खाली शेप नहीं, साइज चेंज हो जाएगा। खाली साइज नहीं, सरफेस पे जो हर सेल की सरफेस पे प्रोटीन्स होती हैं जो आपका सिस्टम फ्रेंडली
इम्यून प्रोटीन एक्सेप्ट करता है और आप ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी के खिलाफ इम्यून सिस्टम नहीं चलता. लेकिन वंस दिस बिकम्स द कैंसर सेल, यस दे आर फॉरेन प्रोटीन्स. इनके खिलाफ ऑटोमेटिकली आपका इम्यून सिस्टम काम करेगा. आगे दिखाता हूं कैसे करता है. देन हर सेल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है एक्सेप्ट लिक्विड सेल्स. इंट्रासेलुलर एडिशंस एंड कनेक्शंस, इन सेल्स के वो लूज हो जाते हैं. दूसरा, हर सेल की न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो जो है ना वो चेंज हो जाती है. एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाएंगे, न्यूक्लियस हो जाएंगे, बहुत बड़ा न्यूक्लियस हो जाएगा, जिसको पैथोलॉजी वाले देखते साथ ही आपको बता देते हैं कि दिस इज अ कैंसर सेल. नो, इसका लोकल इफेक्ट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, कहीं एपिथेलियम पे ये शुरू हुआ, इसने डिवाइड करना शुरू कर दिया. अब इसमें दो चीजें बन सकती हैं. एक, इफ अच्छा कैंसर सेल किताब पढ़ के नहीं आ रहा, अगर तो एडिशंस उनकी अच्छी हैं, देन दे विल प्रेजेंट टू यू एज अ एक्सोफाइटिक लीजन, एक ग्रोथ नजर आएगी. अगर एडिशंस अच्छी नहीं है तो सेल गिरना शुरू हो जाएंगे एंड यू विल हैव अ अल्सर सॉर्ट ऑफ अ थिंग. बट जहां पे भी ट्यूमर होगा उसके इर्द गिर्द देल भी सर्जिकल टर्म हम यूज करते हैं, इंडोरेशन. व्हाट इज दिस इंडोरेशन? इंडोरेशन इज इंफ्लेमेटरी रिएक्शन अगेंस्ट दैट. और जो ही आप उसको रखेंगे ना, आपको हार्ड एरिया नजर आता है. वो इंफ्लेमेटरी रिएक्शन है बॉडी का अगेंस्ट दिस फॉरेन प्रोटीन्स जो बन गई थी वहां पे. ठीक है. देन एक और प्रॉब्लम होगी. अब दीज आर सेल्स डिवाइड करना शुरू करेंगे. द मोमेंट दे क्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दे आर फ्री टू मूव. और बॉडी में दो सिस्टम चल रहे हैं. एक आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट डायनेमिक है, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज. बट देयर इज अनदर वन, लिम्फेटिक्स. डिफरेंस बिटवीन लिम्फेटिक एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज, यहां पे डायनेमिक फोर्स कोई नहीं, यहां पे पैसिव ग्रेविटी, मस्कुलर मूवमेंट्स, पल्सेशन की मूवमेंट्स चलाती हैं. और एक और बहुत मेजर डिफरेंस है, लिम्फेटिक्स डू नॉट हैव स्मूथ मसल्स बट दे हैव वेल्व्स. एक दफा गुजर गया तो वापस नहीं आएगा. एंड देयर इज अनदर डिफरेंस कि लिम्फेटिक्स दे ड्रेन इनटू लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड में क्या चीजें हैं? वो चीजें जो मारती हैं. killing lymphocytes are lymphocytes which produce the antibodies. Now cancer is developed here in the epithelium. Ultimately this is going to spread. अगर तो आपका lymphatic system बहुत अच्छा है तो आपका कैंसर यहाँ रुक जाएगा. अगर आपका lymphatic system weak है, we all know एड्स में कैपिसिस सार्कोमा, अब तो लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, कितने ट्रांसप्लांट आते हैं, उनमें इंसिडेंस ऑफ कैंसर इज वेरी हाई. सो इफ यू लुक एट आर प्रॉब्लम, यहां से लिम्फ नोड से भी गुजर गया तो लंग्स, लिवर, हेड एंड नेक जो है ना, सबसे कॉमन लंग्स में जाता है, उसके बाद बोन्स में. बालों के सिवा मैंने हर जगह देखा है, लेकिन दैट इज वेरी 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 रेयर. ये दो जगह बड़ी फेवरेट है. इसलिए जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं सीटी हेड एंड नेक, दैट इंक्लूड्स द अपर पार्ट ऑफ लंग, वो ऑलरेडी उसको रूल आउट कर रहे होते हैं ना. एज ए फिजिशियन मेरी क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम है कि प्राइमरी में भी है तो उसका क्या करूं, लोको रीजन एंड मेट्स. अच्छा, इसके लिए आगे चलने से पहले मैंने कहा ना, कैंसर इज अ पैथोलॉजी. फिजियोलॉजी तो देख लो. हमारी फिजियोलॉजी क्या है? हेड एंड नेक की, सांस का रास्ता, वॉइस, हियरिंग, विजन, फूड, स्मेल, टेस्ट एंड अपीयरेंस, जिसको आप सबसे कम तवज्जो देते हैं. Now, what is the impact? Impact of disease is very strong, and especially it is on the cosmetics, cosmesis, or your functions. And what is the effect of treatment? जाओ रेडिएशन कर लो, ऑपरेशन नहीं होगा. रेडिएशन के बाद पेशेंट देखना, फिर मुझे बताना, ना उनका खाना है, ना उनका टेस्ट है, ना उनकी मुंह में स्क्रीशंस है. अपीयरेंस इज सो डिफरेंट कि ये देख लें. मैं इस लड़की के बारे में हमेशा सबको कहता हूँ, ये किधर गया जी इसका, ये, ओ सॉरी मैं आगे चला गया, वापस आओ. ये जो बच्ची है यहाँ पे, मैं नहीं कर रहा, ये वाली, मुझे पॉइंटर चला देना. ये पॉइंटर, अच्छा ठीक है, थैंक यू. ये वाली, शादी करोगे? भाई की शादी कराएंगे? क्यों?
आप महसूस नहीं करते कि जिंदगी कहां से कहां ले जाएगी इनको. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल वंस यू मेक अ डिसीजन. डिजीज का इंपैक्ट जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे कम हम तवज्जो देते हैं, वो ये 4 चीजें हैं. रोते हैं पेशेंट 20-20 साल, मुझे मरने देना था ना, मुझे खाने का जायका ही नहीं आता. सो प्लीज यू मस्ट कंसिडर दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स. अच्छा जी, फॉर लास्ट 4-5 डेकेड्स फिलॉसफी जो कैंसर की है ना, दिस इज चेंज्ड. Now, what we want is we want to preserve the function and form of original organs जहाँ से कैंसर आया. And second thing is nutrition. Putting a pipe and packer, ये कोई solution तो नहीं है ना, बल्कि हम करते हैं. अब आइए जी, आज का जो टॉपिक है, what is larynx? बॉडी में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि कार्टिलेजेस से बन रहा है, और सबसे मेन कार्टिलेज जिसके ऊपर ये सब स्ट्रक्चर्स बैठे हैं, दैट इज द ओनली रिंग कार्टिलेज इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड क्रिकॉइड. इसके ऊपर यू हैव थायराइड, इन्वर्टेड वी, पत्ता शेप एपिग्लॉटिस, देन छोटी कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म एंड एरिथ्रोनॉइड. अब आप सब में से एक क्वेश्चन करता हूं ताकि आप सारे मेरे साथ साथ चलें. इनमें से कितनी इलास्टिक है और कितनी हाइलाइन है? कार्टिलेजेस की वैसे पता है कितनी कितनी होती है? मुझे एपिग्लॉटिस का पता है कि वो इलास्टिक है, मुझे थायराइड का पता है कि वो हाइलाइन है, वो मूव नहीं करती. बट superior part of arytenoid, cuneiform and corniculate, they are elastic. And cricoid जो है ना, only cartilage जो कि रिंग शेप है बॉडी में, वो हाइलाइन है. ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए. अच्छा, ये सारे कार्टिलेजेस एक दूसरे के साथ ना डिफरेंट मसल्स से अटैच्ड हैं. और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर एपिग्लॉटिस एरिथ्रोनॉइड से एक मसल अटैच है, उसे कहते हैं एरो एपिग्लॉटिस मसल. या आपकी अगर थायराइड के साथ एरिथ्रोनॉइड अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड थायरो एरिथ्रोनॉइड मसल. अच्छा, ये एक दूसरे से जब अटैच हो जाएंगे तो इनके ऊपर एक म्यूकोजल लेयर है विच मेक्स द फोल्ड्स, which makes few membranes जो कि कैंसर के spread में, and then this makes few spaces, paraglottic spaces. Now glottic is vocal cords. इस पे बहुत लोग डिबेट करते हैं 1 सेंटीमीटर above और सेंटीमीटर below, बट याद रखें vocal cord glottic है, false cord supraglottic है. बस ये याद रखिएगा, हर बंदे में थोड़ा सा डिस्टेंस वेरी हो सकता है. एनीथिंग बिलो द vocal cord is subglottic. इस किस्म की जो बहसें हैं ना, ये अपने आप को परेशान नहीं करें. आज तक जैसे हमारे ENT सर्जन अभी तक टॉन्सिल के स्लफ को डिफाइन नहीं कर सके, 10-10 हज़ार टॉन्सिलेक्टमी करने के बाद भी दे आर स्टिल आस्किंग यू दीज क्वेश्चंस. आई डोंट नो इस तरह की बहस करने का क्या एडवांटेज होगा. सो वी हैव पैराग्लॉटिक स्पेस, वी हैव फोल्ड्स. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो 3 फोल्ड्स हैं, कॉनस इलास्टिकस, ये सब ग्लॉटिस में होती है. आर्कोडोरेक्टल मेम्ब्रेन, ये सुपरग्लॉटिक ग्लॉटिक है, एंड देन थायरॉइड मेम्ब्रेन. ये तीनों मेम्ब्रेन्स इतनी स्ट्रांग हैं कि कैंसर के स्प्रेड को ये काफी हद तक कंट्रोल रखती हैं. ना ग्लॉटिस में इट इज ऑलमोस्ट नील. सुपरग्लॉटिक काफी ज्यादा है, एंड सबग्लॉटिक सबसे ज्यादा है. सो यू मस्ट रिमेंबर कि अगर आपकी ग्रोथ सुपरग्लॉटिस में तो लिम्फ नोड्स के बारे में जरूर सोचना है हमने. नाउ कमिंग टू clinical subclassification, we classify them into glottic, supraglottic, subglottic. सबसे कॉमन ग्लॉटिक है. ग्लॉटिक में सबसे बेहतरीन चीज ये है कि दे प्रेजेंट वेरी अर्ली, इट्स अ होर्सनेस. एंड सबसे खूबसूरत ग्लॉटिक में ये चीज है कि दे डोंट स्प्रेड टू द लिम्फेटिक्स. नाउ कमिंग टू supraglottic, they present a little late. Most of them they present to you with the dysphagia or swallowing issues. इसमें सबसे एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि ये दे हैव वेरी रिच लिम्फेटिक्स. और दूसरी चीज क्या है कि ये लोकली स्प्रेड कर सकते हैं टू द प्री एपिग्लॉटिक स्पेस, हाइपोफेरेंक्स, ग्लॉसोएपिग्लॉटिक फोल्ड और टंग बेस. कमिंग टू यार भाई, आपका ये सिस्टम ठीक नहीं है, मैं इसको यूज कर सकता हूं?
मैं इसको यूज कर लेता हूं, ये ले लीजिए ताकि मैं इसमें गलती नहीं करूं। जी करता रहूंगा। अच्छा, सबग्लॉटिक जॉनसन है, इट इज द लीस्ट कॉमन बट इट प्रेजेंट्स वेरी लेट। बाय द टाइम आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो डिजीज ऑलरेडी बहुत स्प्रेड कर चुकी होती है। एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। नाउ कमिंग टू कैंसर को, लैरिंक्स को, हाइपोफेरिंक्स को मैनेज कैसे करेंगे? एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर बेसिक इंफॉर्मेशन। दिस इज कॉमनली सीन, यूएस के तो कुछ हमारे पास हैं डाटा, बट कराची में सवाए यास्मीन बुर्गरी ने एक पेपर लिखा था 2001 में, अल्लाह बख्शे वफात पा गई, शी वॉज अ पैथोलॉजिस्ट। तो शी थिंक्स कि हमारे पास मेल में बहुत ज़्यादा एंड इट्स एपिडेमिक, बट उसके बाद हमारे पास कोई डाटा नहीं है जो हम आपसे शेयर कर सकें। हिस्ट्री में अगर देखें, द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज डिफरेंट रिपोर्ट्स आते रही हैं लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, बट जिसने टोटल लेरिंगेक्टमी की थी बिलरॉथ, वो समवेयर 1883 में हुआ। उसके बाद बाकी जितने लोग अब रिपोर्ट करते हैं पार्शियल सर्जरीज, लेस एग्रेसिव सर्जरीज को करते रहे। रिस्क फैक्टर्स, इफ यू लुक एट द बुक्स, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है ना, हमारे पास स्मोकिंग बहुत कॉमन है। दूसरा, हमारे लोग थोड़े शाय हैं, वो इवन अल्कोहल के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं देते। कमिंग टू एचपीवी, फ्रैंकली स्पीकिंग, आप किसी आदमी से एचपीवी पूछें, आपको पता है एचपीवी क्यों होता है? इट्स द सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। वेस्ट में दे टॉक अबाउट इट, हम लोग तो बिल्कुल खामोश हैं इसके बारे में। प्रेजेंटेशन, hoarseness, then dysphagia or pain, throat, and so many other things. But hoarseness, change of voice in a smoker, if it is there within a couple of weeks, please investigate. What is the workup? History, examination. Please याद रखें, you need to do a total complete examination. 10% of your patient will have 2 primaries. And once you do this, not the local examination, fiber optic, अब तो हर क्लिनिक का एक, अच्छा fiber optic is not a procedure, this is a normal ENT examination. Please कोई स्पेशल एक्टिविटी नहीं बनाना, हर क्लिनिक में होना चाहिए। Once you do that, then you need to do a biopsy. प्लीज याद रखें, अब इंस्ट्रूमेंट्स फाइबर ऑप्टिक्स इस तरह किया गया, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड के बायोप्सी अंडर जी होनी चाहिए। फाइबर ऑप्टिक 2 चीजें दिखाती है, डायरेक्ट विजन आपको ट्रिपल, 3 डेप्थ ऑफ इन्वेजन वहां मिलेगी, पूरी डिटेल वहां मिलेगी आपको। यू मस्ट डू दैट, एंड देन विद दैट यू नीड टू डू सीटी और एमआरआई। ये आपकी मर्जी है क्या करते हैं। आप लोगों की किताबें सिर्फ एमआरआई को सपोर्ट कर रहे हैं। हम जो पुराने लोग हैं, वी वर ट्रेंड सीटी के साथ, हम अभी तक सीटी कर रहे हैं। बट मुझे कोई फिक्र नहीं है, आप कोई भी करना चाहें। सॉफ्ट टिश्यू है तो एमआरआई ज़्यादा अच्छा दिखाएगा। देन इट डिपेंड्स कि आप किस हॉस्पिटल में और कहाँ पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट अच्छा है या फैसिलिटीज अच्छी है, आप उसके मुताबिक कीजिएगा। आजकल एक और नई चीज़ चल पड़ी है, दैट इज कॉल्ड पेट्स। फ्रेंकली स्पीकिंग, अभी भी एनसीसीएन गाइडलाइंस हर पेशेंट में पेट रिकमेंड नहीं करती। यूएस में दे आर डूइंग इट इंश्योरेंस एंड मनी। यहाँ पे हमारे कुछ लोग जो उनसे हैं, जिन्होंने दुबई एयरपोर्ट देख लिया है, वो आपसे इससे नीचे बात ही नहीं करते। आइडियली जो इनिशियल मैनेजमेंट है, इनिशियल वर्कअप है, उसमें पेट इज नॉट द पार्ट ऑफ द, स्टिल नॉट द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस। नाउ कमिंग टू स्क्वेमस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट, 99%, बाकी भी रिपोर्टेड हैं, इसलिए आपका अगर कुछ और आ जाए तो यू नीड टू चेंज एंड डू समथिंग। नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाई विच स्टेज? प्लीज याद रखना, एनी कैंसर देयर आर 3 बेसिक थिंग्स। मैं हेड एंड नेक की बात कर रहा हूं। 1 क्लिनिकल एग्जामिनेशन, 2 पैथोलॉजिकल, चाहे आपने बायोप्सी की है या व्हाटएवर यू हैव डन, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, एंड देन इमेजिंग। मैंने वर्ड इमेजिंग यूज किए, हम थायराइड में अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, इसलिए आपकी डिपेंडिंग की पैथोलॉजी है कहाँ। अगर ये तीनों नहीं हुए, अब आगे दिखाता हूं कि आगे क्या आएगा। व्हाट इज T0? T0 मीन्स के प्राइमरी इज नॉट नोन, ऑकल्ट प्राइमरी।
you have metastatic locoregional nodes. What is TIS? Tumor in situ, that is correct. And what is TX? You have not done your homework completely. नहीं, clinically नहीं कहना. आपने clinical किया हुआ, biopsy नहीं की हुई. This is TX. आपने biopsy की हुई है, CT नहीं किया हुआ. This is TX. Minimum acceptable criteria to say the disease is not complete. Now, moving ahead, N और M आपको पता है. Why we do this? To communicate. T1 भेज रहा हूँ. You know it कि इसका मतलब क्या है? To document. अनपढ़ से अनपढ़, मेरे पास एक बहुत फैमिली है लियाकताबाद की, सारे कसाई हैं. सबसे पहला आगे सवाल, खास तौर पर उनकी बीवियां जो अलफ अनपढ़ हैं, डॉक्टर साहब स्टेज बताओ क्या है. मैं उन्हें कुछ भी कह दूं, पता उन्हें कुछ नहीं. बट एवरीबडी, हर एक का एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है. एंड देन स्टेज पे आप प्रोग्नोसिस प्रिडिक्ट करते हैं एंड यू मेक अ प्लान. नाउ कमिंग टू हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट जो है लैरिंक्स की टिल 90s, जब तक वेटरिन अफेयर स्टडी नहीं आई, आगे दिखाता हूं मैं आपको. इट वाज वेरी सिंपल. अर्ली लीजन, सर्जरी कर दो, रेडिएशन कर दो, जिसमें लेजर्स बहुत ज्यादा उस वक्त पॉपुलर था. एडवांस एनीथिंग फिक्स्ड वोकल कॉर्ड, T3 एंड अबव, सर्जरी, रेडिकल सर्जरी. अच्छा, ज्यादा आगे चले गए नहीं. बट प्लीज रिमेंबर, हम जो ट्रीटमेंट कर रहे थे ना उस वक्त भी और आज भी जो कर रहे हैं, इट हैज अ सीरियस इंपैक्ट ऑन योर फोनेशन एंड कम्युनिकेशन. देन खा नहीं सकता, बहुत मसला रहता है. एंड देन नोबडी वांट्स अ ओपन होल. इसके अलावा भी सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस. अब एक टर्म यूज होना शुरू हुई अर्ली 90s में. व्हाट इज ऑर्गन प्रिजर्वेशन? You preserve the organ and treat the disease. And what is function preservation? You preserve the functions, whether you remove the organ or you would partial करते हैं. ये दोनों को आप understanding करनी है. Now coming to organ preservation, this came up with a interesting paper. ये veteran कहते हैं पुराने retired फौजी. There used to be a big hospital जिसमें अमेरिका में, and वो सर्विसमैन होते हैं, वो चूज नहीं करते, आप उन्हें जो भी कहते हैं करें. वहाँ पे दे स्टार्टेड दिस स्टडी, और ये 332 पेशेंट्स इंक्लूडेड है इसमें. ये 91 में पब्लिश हुआ था, और ये बहुत न्यू इंग्लैंड जर्नल में हुआ. ये बड़ा प्रेस्टिजियस जर्नल है. उसमें इन्होंने T3 T4 क्या के लिए पेशेंट्स, और ये कहा कि वी विल गिव देम इंडक्शन कीमो. इनमें से जो रिस्पॉन्ड करेंगे वो रेडिएशन पे चले जाएंगे, जो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे वो सर्जरी पे जाएंगे और बाद में रेडियो लेंगे. हमारे मुल्क में कोई ये करता ही नहीं. वो सबक पढ़ाते हैं जी कि T3 की तो इलाज ही अब ये. आप में से कभी किसी ऑन्कोलॉजिस्ट ने आपको कहा है कि मैंने इंडक्शन दिया, मैं फेल हो गया हूं, आप सर्जरी कर दो? एंड दिस चेंज्ड. इसके बाद एक और स्टडी आई, यूरोपियंस ने की थी. दे ऑल्सो सपोर्टेड दिस डाटा, बट उनकी जो सपोर्ट थी और उनकी जो प्रोटोकॉल्स थी बड़ी स्ट्रिक्ट थी. हमने तो ये कहना शुरू करा ऑपरेशन की जरूरत नहीं, जो मर्जी कर लो. नाउ देयर आर सर्टेन, और इसके बाद शिफ्ट हुई आपकी प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल शिफ्ट हो गई. एंड ऑर्गन प्रिजर्वेशन को लोगों ने सपोर्ट करना शुरू. पीपल स्टार्टेड राइटिंग पेपर्स लॉन्ग एंड लॉन्ग, और हर एक ने कहा जी बस ऑर्गन बच गया, ऑर्गन बच गया. लेकिन इन तमाम पब्लिकेशन में से कोई ये नहीं बताता कि ऑर्गन बच गया लेकिन ट्रेकेस्टमी नहीं गई. ऑर्गन बच गया, आवाज कहाँ है? ऑर्गन बच गया लेकिन ही कैन नॉट स्वॉलो. एंड लेटर ऑन, आज अगर आप देखें, आपकी क्लासिफिकेशन ये NCCN क्लासिफिकेशन ये, इसको स्टेज भी कर रहे हैं, इसको गाइडलाइंस भी आपके सामने है. इसको मैंने ना बहुत बिजी स्लाइड्स थी, अब इसको थोड़ा सा आप समझें. T1 T2 है, सर्जरी कर दो, पार्शियल सर्जरी करते हो, लेजर करते हो, रेडिएशन करते हो. ये आपकी चॉइसेस हैं, आपकी उसके मुताबिक. T3 गिव कीमो, रिस्पांस कंटिन्यू विद रेडिएशन. गिव कीमो, नो रिस्पांस, सर्जरी. T3 में पार्शियल सर्जरी भी आप सोच सकते हैं. रेडिकल सर्जरी 4B का कुछ नहीं है. आगे इसका लेदर मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा. अच्छा, एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? गेट द कैंसर आउट.
but the impact is very severe. You lose your voice, you have a hole in the neck, जो कि कोई नहीं चाहता. Larynx में ना कुछ चीजें डिफरेंट हैं और समझनी है. आपको हम बता रहे थे T1 एक वोकल. देखिए इसको डिफरेंट तरीके से देखें. म्यूकोजल डिजीज इज अ डिजीज जस्ट इन द म्यूकोजा विच इज नॉट इन्वॉल्विंग द मसल्स. यूजुअली T1 ये हैं क्योंकि उनका जो वोकल कॉर्ड है मोबाइल है, मसल इन्वॉल्व नहीं हुआ. आप में से एक सवाल मैं पूछता हूं, अगर फिक्स्ड वोकल कॉर्ड हो जाए तो क्या मसला है? कौन आंसर करेगा? वॉलंटियर करके करो, मैं ऐसे किसी की तरफ पिन पॉइंट नहीं करता. किसी को नहीं पता? शुक्र करो मैं एग्जामिनर नहीं रहा. मसल इन्वॉल्व हो जाए, करेक्ट करेक्ट. एक और एक चीज है बेटा, नर्व इन्वॉल्व हो जाए. ये तीन चीजें हैं. डरो नहीं. आप आज गलती जो भी करनी है करो, उधर नहीं करना. अच्छा, देन इफ द डिजीज गोज फ्रॉम मिकोजा इनटू द मसल इज अ प्रॉब्लम. अब ये डिजीज एक्सटेंड होगी, इन्वेसिव होगी. इट इन्वॉल्व्स ईदर मसल, कार्टिलेज. Anterior commissure disease अलग है. And if the disease is outside the larynx going into osophagus, postcricoid, trachea, ये सारी की मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी फिर आपकी. ना कुछ लोकेशंस भी हैं जो प्रॉब्लम है. Anterior commissure is a major problem. Infra-hyoid epiglottis और pre-epiglottis, इसमें रेडिएशन के सक्सेस बहुत लिमिटेड है, इसलिए इनके बारे में कुछ कहने से पहले सोचिएगा. ना लेट्स डिस्कस द ट्रीटमेंट. कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम कहते हैं प्री मिलिग्लैंड है. सर्जरी, कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं है आपके पास. चाहे आप सिंपल एक्सीजन करते हैं या आप लेजर करते हैं, दैट इज फाइन. इफ यू हैव T1 to T2, डिस्कस विद द पेशेंट एंड देन प्लान. सर्जरी, लेजर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बट इट्स अ वेरी लिमिटेड पेशेंट्स आपके पास आते हैं. अदरवाइज रेडिएशन T1 T2 कर सकते हैं. एंड शॉर्टर सर्जरी शॉर्टर है इसलिए. बट एक चीज़ याद रखना, लेट्स से आप मेडिकल स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के किसी कॉलेज में, और आप 2 महीने के लिए रेडिएशन पे चले जाते हैं. कॉलेज क्या करेगा आपके साथ? फेल कर देगा. 1 साल रिपीट करना होगा. लेट्स से एक पेशेंट आया आपके पास फ्रॉम जैकबाबाद, ज़मींदार है, उसके खेत सूख जाएंगे, उसके जानवर मर जाएंगे. सो थिंक अबाउट इट. हर एक को इस तरह ट्रीटमेंट्स ऑफर नहीं करनी. बट सेल्समैन को आप सर्जरी ऑफर करते हैं, उसकी आवाज खत्म हो जाए, वो कैसे काम करेगा? देन कमिंग टू T3 इंडक्शन. इफ रिस्पॉन्स रेडिएशन, एनीथिंग T3 नो रिस्पॉन्स सर्जरी. आप लिमिटेड करते हैं. T4A इज ऑलवेज सर्जरी. कार्टिलेज इन्वॉल्व हो जाए तो ऑलवेज सर्जरी. नाउ कमिंग टू, क्या आप वॉइस बचा सकते हैं? ये दीज आर द प्रोसीजर जो कि किताबों में लिखे हैं, आपको मेरे से ज्यादा पता होंगे ना. टी स्टेजिंग, इसको मैं थोड़ा सा उसमें कर रहा हूं. टी स्टेजिंग अर्ली और सुपरफिशियल म्यूकोजल डिजीज, इट्स अ रेडिएशन सर्जरी. इफ इट इज इंटरमीडिएट म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और मसल्स, देन इट्स अ रेडिएशन सर्जरी. इट डिपेंड्स कीमो के साथ. एंड देन अगर ये डीप मसल में इन्फिल्ट्रेट कर गए, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं सवाए इसके सर्जरी फॉलोड बाय रेडिएशन. नाउ कमिंग टू, अब एक ये सवाल मुझसे हर बंदा पूछता है, जी नेक नोड का क्या करें? प्लीज याद रखें, N0 और N1 में वही कुछ करेंगे जो आप लैरिंक्स के लिए कर रहे हैं. अगर लैरिंक्स को आप रेडिएट कर रहे हैं तो नेक को भी रेडिएट करेंगे. बट इफ इट इज N2 और N3, इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि इसमें एनीथिंग मोर देन 3 सेंटीमीटर रेडिएशन इफेक्टिव नहीं होती, और N2 होते ही 3 सेंटीमीटर से ऊपर. सो इसमें अब आपके पास 2 ऑप्शन है. लैरिंक्स बचानी है तो आप इसको रेडिएट कर लें और बाद में नेक को सैल्वेज सर्जरी करें. उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं. मैं उनमें से जो कहता हूँ कि नेक करा लो और लैरिंक्स को आप रेडिएट कर दें. ना क्या मरीज से भी किसी ने पूछा है? ज़रूर पूछना चाहिए, उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ बतानी चाहिए. मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, जिस वक्त हम इन ऑन्कोलॉजी वालों के साथ बैठते हैं और इन सबसे बड़े बड़े जो भी रेडिएशन वाले हैं, उनसे एक क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इफ़ यू विल हैव कैंसर लैरिंक्स, रेडिएट करोगे अपने आप को? आप क्या चूज करेंगे? सर्जरी? और किससे करवाएंगे?
मेरे पास नहीं आना, मेरे लिए ये करेगा। अगर इस पे मेरे पास एतमाद नहीं है ना, ही इज़ माई चीफ प्रेसिडेंट, एतमाद नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि मैंने इसको सही ट्रेन नहीं किया। वैसे मेरे कभी कभी टाइटस एक्सटर्ना होता है, ये काम मेरे साफ करते हैं, मुझे कोई डर नहीं होता इनसे। देन हेल्थ स्टेटस, कैन यू डू पार्शियल सर्जरीज आफ्टर 60? कैन यू डू पार्शियल सर्जरीज पेशेंट हु हैव कार्डियक, लिवर, अदर इश्यूज, लंग्स? नो। इसके लिए फिर आपको, और फिर उनका एक और बड़ा मसला है, ऐसे पेशेंट जो कि न्यूट्रिशनली बहुत वीक हैं, इस पर भी बहुत बड़ी डिबेट है इस वक्त। नाउ कमिंग टू, मैंने अपनी तस्वीरें इसलिए लगाई है कि मैं जवान हूं और एदी साहब बूढ़े हैं। डोंट गिव रेडियोथेरेपी टू यंग पीपल, डोंट गिव। अदरवाइज जिन लोगों को 20 साल 25 साल की उम्र में दी है, मैं यकीन से कहता हूँ 5 साल बाद वो एक नए कैंसर के साथ आपके पास आएंगे। थिंक अबाउट इट, टेल देम। लेकिन उनको ये कहते रहना कि जी नहीं 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 नहीं, नहीं आप फिक्र नहीं किया, ऑपरेशन नहीं होगा। गिव देम लॉन्ग लाइफ। अब जिनको एक ये कैंसर है ब्रैकियोस कार्सिनोमा, प्लीज याद रखें, दिस इज लोकल ट्यूमर, कभी मेटासाइज नहीं करता, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट रेडियो नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट सर्जरी है। ना पोस्ट रेडिएशन, जो पेशेंट्स आपके पास पोस्ट रेडिएशन आएंगे उनका क्या करेंगे? यू कांट डू एनीथिंग बट सर्जरी। डू यू हैव, आप में से कितने लोग हैं आउटसाइड कराची, इंटीरियर सिंध से या पंजाब से? कहाँ से है बेटा? किस जगह से? कोयटा में तो शायद होंगी कीमो रेडिएशन, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी का हॉस्पिटल है। अदरवाइज अगर आप यहाँ से चलें ना, तो कराची और लाहौर के दरमियान कितने शहर हैं जिनके पास ये सब चीज़ें हैं। और उसके अलावा अगर हैं तो उन पे बर्डन कितना है। आज आप जिना फ्री में करता है रेडिएशन, 6-6 महीने की वेटिंग टाइम है वहाँ पे। किरण ने भी बल्कि पैसे लगा दिए। सिचुएशन इज नॉट गुड। जिसको मैं ट्रेन करता हूँ ना, कल मेरा एक जा रहा है मुझे छोड़ के, ही वाज असिस्टेंट प्रोफेसर विद मी, उसको बर्मिंघम में थायराइड की फेलोशिप मिल गई। कल उसका आखिरी दिन है हमारे पास। मजे की बात है, कल आखिरी सर्जरी थायराइड ही करके जा रहा है यहाँ पे सो कोई नहीं रुकता। अगर मुझसे पूछें तो मैंने कम से कम कोई फुल ट्रेन 20-25 लोग होंगे, हार्डली 3 हैं 4 हैं शहर के अंदर। और अच्छी बात पता है क्या है, पटेल का हेड इज, इंडस का हेड इज, एंड लियाकत नेशनल का। इवन सिविल में सदफ भी हमारी रेजिडेंट है। सिर्फ एक सरकारी रह गया जहाँ पे कुछ अरसे में आ जाएंगे हमारे लोग। अच्छा ट्रेंड हो गए ना, तो उस कोने में आपकी जगह है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसके अलावा देयर इज अनदर मेजर प्रॉब्लम, जिनकी आप लैरिंगेक्टमी कर देते हैं। आप में से कितने हॉस्पिटल हैं जिनके पास सॉल्विंग सर्विसेज हैं या स्पीच है ओसोफेजियल? कोई भी नहीं। कराची में तो अब शायद ही कोई करता होगा, लेकिन इसके अलावा देयर सो मेनी अदर सर्विसेज, पेन, न्यूट्रिशन, उनको फॉलो अप कैसे करेंगे। फिर उसके बाद पूरे कराची में जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, जो मर रहे हैं, कोई सर्विस ही नहीं है हमारे पास। प्राइवेट हॉस्पिटल तो लेते नहीं, अगर लें भी तो फिर बहुत ज़्यादा कॉस्ट है ना। व्हाट इज सर्जरी फॉर अर्ली? यू नीड स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सर्जरी, यू नीड स्पेशल डायथर्मीज फॉर दैट, जो कि पूरे कराची में शायद ही किसी के पास हो। लेज़र अवेलेबल है 2-3 जगहों पे, एंड लेज़र कैरीज अ गुड रिजल्ट, बट प्लीज़ याद रखें लेज़र के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं प्रोवाइडेड you have a selected patient. Vocal cord is okay, but anterior commissure is not okay. और bilateral vocal cord disease already उसमें से निकल जाती है। You must have early lesion, जिसके आप margins भी आप निकाल सकें। मैं जब तक AKU में था, used to do CO2 लेज़र थी हमारे पास। These are the patients। और सबसे फनी चीज़ ये है कि जिन्होंने कराया उनमें से 6 तो भागी के, कभी आए नहीं, वापस ही नहीं आए, हमें पता ही नहीं कहाँ गए। लेज़र में एक अच्छी बात थी कि जिनकी रिकरेंस हुई, हमारे पास रेडिएशन सेफ थी उनके लिए, हमने उनको रेडियोथेरेपी के लिए भेज दिया। बट प्लीज़ रिमेंबर, लेज़र के बाद क्वालिटी ऑफ वॉइस इज नॉट एक्सेलेंट, ठीक है ना। ओनली फॉर अर्ली सिलेक्टिव केसेस। ना कमिंग टू, डू यू डू कंजर्वेटिव प्रोसीजर्स?
सिर्फ उन पेशेंट में हो सकते हैं जिनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है लैरिंक्स का क्रिकॉइड इज इंटैक्ट। आपको कंजर्वेटिव सर्जरीज करनी है तो आपका रेडियोलॉजिस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए जो आपका एग्जैक्ट डिटेल दे। अगर आपका क्रिकॉइड डैमेज है ना तो फिर कंजर्वेटिव सर्जरी बहुत डिफिकल्ट होगी, बल्कि कंट्राइंडिकेटेड है। ये तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। एंड दीज आर द प्रोसीजर जो कि आपकी बुक से ही मैंने तस्वीरें ली हुई हैं। यू कैन लेकिन अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाऊंगा ना तो आप देखिएगा कि सैकड़ों लैरिंगेक्टमी से मैंने पार्सल कितने किए। टोटल लैरिंगेक्टमी, डॉक्टर साहब आपने क्या किया, मेरी नौकरी खत्म हो गई, मुझे दफ्तर नहीं आने देते, कहते तुम्हारा थूक यहाँ से निकलता। बड़ी डिप्रेशन होती है ऐसे पेशेंट्स को। आप जहाज में बैठे हैं, आपके साथ वाली सीट पे एक ट्रैकियोस्टमी वाले बैठा है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ईएनटी हैं, जानते हैं, बैठोगे? क्यों नहीं बैठोगे बेटा? आपके सर लाने से मैं एक चीज कहने लगा हूं, बैठना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बिल्कुल सेफ है। मुझे बताइए, जिस दिन अपनी माँ, बाप, बहन, भाई के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिफरेंट रखी और अपने मरीजों के लिए, हमसे बुरा डॉक्टर कोई नहीं। हम इस चीज़ को समझते हैं। आप सोचें, जब डॉक्टर्स मुझे आके कहते हैं सर बायोप्सी नहीं करानी, 1 मिनट में दरवाजे की तरफ इशारा करो, उठ और जाओ यहाँ से, तुमसे बेवकूफ़ नालायक आदमी कोई नहीं है मेरे पास। ना डू वी नीड रेडिएशन आफ्टर द सर्जरी? यस। आप देखें ना, अगर स्पेशली आपका, बाकी तो पैथोलॉजी वालों ने पेरिन्यूरल वास्कुलर इन्वेजन ऐसी चीज़, इफ योर कार्टिलेज इज इन्वॉल्व्ड एंड इफ यू हैव क्लियर क्लोज मार्जिन्स एंड इफ यू हैव नेक नोड्स, रेडिएशन इज एब्सोल्युटली इंडिकेटेड। इवन कार्टिलेज में दे recommend chemo, then this is what I have done. प्रॉब्लम ये है कि हाइपोफेरेंक्स बाय द टाइम हमारे पास आता है, इट इज पोस्टीरियर वॉल ग्रोथ, मैंने शायद उंगलियों पे गिन के, आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट पोस्ट क्रिकॉइड पारिफर्म फोसा आप लैरिंक्स से सेपरेट कर ही नहीं सकते बाय द टाइम वो आपके पास आएगा। सो सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि 2005 जब हमारे पास रेडिएशन आई और हमने इस सिस्टम को अडॉप्ट करना शुरू किया, उससे पहले हर T3 को हम ऑपरेट कर रहे थे, हर पारिफर्म फोसा को ऑपरेट कर रहे थे रेडिकल। बाद में मैंने जो की है, ऑब्वियसली ये सारी मोस्टली सैल्वेज हैं, या वो पेशेंट्स हु रिफ्यूज्ड रेडिएशन कीमो। देयर आर पीपल हु डोंट वांट कीमो रेडिएशन। एंड टोटल लैरिंगेक्टमी, देखिए इसमें टोटल पार्शल 3 है। मेरे पास पेशेंट ही नहीं आए अर्ली, और अगर आए भी हैं तो वो सर्जरी के लिए एग्री नहीं करते थे। लेजर को आप पार्शल कह लें तो ठीक है। देन अदर क्वेश्चन, नेक डिसेक्शन इतनी ज्यादा, यस। सुप्राग्लॉटिक, सब ग्लॉटिक में तो हम कर रहे हैं, और इफ यू आस्क मी, यहाँ मुझे नेक करने का शौक भी बहुत है, इसलिए कर देता हूँ। देयर इज अ रीजन फॉर दैट। द फर्स्ट ट्रीटमेंट कैरीज द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। सेकंड टाइम अगर नोड आ गया ना, 50% ड्रॉप हो गया। वॉइस वी ऑल नो, ट्रैकियोएसोफेजियल, आप में से किसी ने जरूर देखा होगा ये प्रोस्थेसिस देखा है। इलेक्ट्रोलैरिंक्स तो बड़ी कॉमन चीज है, ये प्रोस्थेसिस देखा है, ब्लूम सिंगर, किसी ने नहीं देखा? ये कराची का कौन है बेटा? कल चले जाना ENT क्लिनिक, हम एक बंदा है, उसका नाम है इलियास, मेरा नाम लेके कहना कि हमें दिखाएं ब्लूम सिंगर, उनके पास पड़ेगा। गो एंड सी दैट। एटलीस्ट आप एग्जाम में जाएं तो ये तो ना कहेंगे मुझे पता ही नहीं है, ये नहीं कह सकते आप। एंड ऑब्वियसली एवरीथिंग कैरीज कॉम्प्लिकेशन, दिस इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। ओल्ड एज पेशेंट हैं, कैंसर हैं, मेडिकल इश्यूज हैं, तो इसको आपने कंट्रोल करना है। अब आते हैं जी कि सर्जरी जो हम कर रहे हैं सैल्वेज, ये देखें क्या बनता है। फिर फिस्टुला नहीं बनता, एक बड़ा सा डिफेक्ट हो जाता है। देन वी रिपेयर, दिस सेम पेशेंट है, लुक एट दिस। अब आगे दिखाता हूं। ये खास तौर पे जो पेशेंट है, इसको एक पैक मेजर लगाया, फेल हो गया, फिर दूसरा लगाया। हिज नेम इज खालिद, अभी भी मुझे फॉलो करता है। एंड एडवांटेजेस सर्जरी की अगर आप देखें,
कॉस्ट कम है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, बट साइड इफेक्ट्स का बहुत बड़ा सवाल है। डिसएडवांटेजेस, यू लूज योर वॉइस, यू हैव अ होल। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत डिफिकल्ट हैं। एडवांटेजेस ऑफ नॉन सर्जिकल, ऑर्गन बच जाएगा, खुश हो गए जी लेरिंक्स बच गया, आवाज़ है नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन है। डिसएडवांटेजेस, 2 महीने की ट्रीटमेंट, कॉस्ट, उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स। प्लीज़ याद रखें, रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स हमेशा के लिए हैं, परमानेंट हैं। एंड हमारी लिमिटेशंस, हम जब तक रेडिएशन वाले नहीं आए हम तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, मैं हूँ। नो, अब ट्यूमर बोर्ड है, ऑन्कोलॉजिस्ट भी मेरे साथ बैठा हुआ है, रेडिएशन वाला भी बैठा हुआ है, वी लिसन टू देम। ऑल्दो हेड एंड नेक इज सर्जन्स डिजीज, बट देर आर मैनी एरियाज जहाँ पे इस वक्त दे हैव अ प्रायोरिटी, यू हैव टू लिसन टू देम। फॉलोअप, देखें अगर आप उनको रेडिएट करते हैं तो फॉलोअप के लिए फिर आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फाइबर ऑप्टिक, आपके पास सीटी, आपके पास पेट सीटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेरिंक्स की लुक कभी भी साफ नहीं होती आफ्टर द रेडिएशन, ये होता है। इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे बताएं एपिग्लोटिस कहाँ है, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड क्या, आपको पता ही नहीं चलता इसमें। देन पीपल वोक अप, 91 का वो पेपर था। ये पेपर जो है ना, ये लेरिंगोस्कोप में आया 2006 में। हॉफमैन इज अ वेरी वेरी नोन हेड एंड नेक सर्जन, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने इसको क्वेश्चन किया। और क्वेश्चन क्या था कि वो 332 पेशेंट जो थे ना, जब उन्होंने सारा डाटा निकाला, उस ग्रुप ने झूठ बोला था, उसमें अर्ली लीजन्स भी थे। दूसरा, they came up with their own data and they said the survival with surgery is far more comfortable and better. हमारे, मैं खुद इस पेपर में हूँ, AKU से हमने पब्लिश किया था 2010 में। The people who were treated with the surgery, they have better life and better survival. The people who were treated with the radiation chemo, उनका सर्वाइवल बेहतर नहीं था ना। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, इंडियंस ने और ब्राज़ीलियन ने मिलकर किया है। उन्होंने कहा जी हमारे मुल्कों में चीज़ें ही बहुत है, बाय द टाइम पेशेंट आता है डिजीज़ बहुत एडवांस है, हमारे लोग कमज़ोर हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हमारे लोगों में ज़्यादा हैं, हमारे लोग ट्रीटमेंट बहुत डिलेड लेते हैं, वही एडवांस स्टेज में आ जाते हैं। और दूसरी बात है कि मरीज़ों को बड़ा बड़ा दूर से ट्रेवल करके आना, हमारी प्रॉब्लम्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं। अफगानिस्तान से पेशेंट आया, दोबारा आएगा नहीं आएगा ना। सो उसको ऐसी ऑप्शंस हैं जो अगर फॉलोअप ना भी करे तो ठीक हो। सो सर्जरी इज इनका जो रिकमेंडेशन थी वो सर्जरी की तरफ थी। 5 ईयर सर्वाइवल ऑब्वियसली स्टेज करता है, अर्ली स्टेज में बहुत अच्छा सर्वाइवल है, लेट स्टेज में 50-60% फिर भी है। सो इफ़ यू सी अ कैंसर लैरिंक्स इवन विद द एक्स्ट्रा लैरिंजियल इन्वॉल्वमेंट, डोंट लीव इट कि जी तो मर रहा है, उसमें से 50-60% बच जाएंगे लोग। व्हाट टू डू, अब मैंने इतनी कन्फ्यूजन्स पैदा कर दी। व्हाट टू डू, ऑलवेज डिस्कस विद द पेशेंट, टेल देम कि ये रास्ता भी है, ये भी है। मेरा ख्याल है मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को भी ये समझना चाहिए कि उसे ज़रूर सर्जरी की बात करनी है। वो दोनों चलेगी, पीछे बैठी हुई हैं, अच्छा नज़र नहीं आया, वैसे ही छोटी छोटी हैं, नज़र नहीं आती। एंड ऑलवेज उसको भी सर्जरी की बात करनी है। कंक्लूजन, आपकी मैनेजमेंट बेस करेगी आपके एक्सपीरियंस पे, पेशेंट प्रेजेंटेशन पे, आपके पास फैसिलिटीज़ क्या हैं, एंड गुड रिजल्ट्स डिपेंड ऑन गुड पेशेंट सिलेक्शन। ये स्लाइड्स मेरे जो सारे जानने वाले ने तो हर हफ्ते दिखाता हूँ, लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे जब मैंने भी कुछ अर्सा काम किया बाहर, वहाँ पेशेंट आता है ना, एक बुक या अखबार साथ लाता है, आराम से बाहर बैठता है और एक दुआ मांगता है, गॉड पेशेंट शुड, डॉक्टर शुड बी द गुड मूड। आपके पास आता है, चुप करके सुनता है, आप उसे कहते हैं टेस्ट करा लो, जाता है, 3 दिन बाद आता है और एक पैनाडोल लेके गया है, आप उसे कहते हैं ये वायरल है। आपके पास पेशेंट आता है, सबसे पहले तो बाहर वो लड़ते हैं उसे, इमरजेंसी है जी, और पेशेंट की हालत देख लो तुम, हमें पहले दिखाएं। आपके पास बैठते हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं, आपको नहीं पता क्या, बताएं क्या इसको,
बायोप्सी तो नहीं हमने कराई। उसके बाद सीटी इन्वेस्टिगेशंस, और इफ यू टेल देम ऑपरेशन, हमें कोई गोली लिख के नहीं। ये डेली हर क्लिनिक में 1 से 2 पेशेंट्स ऐसे आते हैं मेरे पास। प्रॉब्लम्स, पेशेंट्स और उनके एटीट्यूड, दे डोंट कम टू अस फॉर कंसल्टेशन, दे कम टू अस कन्फर्ट, आके सवाल करते हैं आपने कभी देखा इस कोट का क्या रंग है? क्यों आपको पता है नेवी ब्लू है? आपने रंग देखा है? मैं 38 साल हो गए एनटी कर रहा हूं। कुछ कहने से पहले सोचिएगा कि मुझे कैसे पता है इन चीज़ों का। इवन देन मैं कभी नहीं कमिट करता जब तक बायोप्सी नहीं होती। ये ज़रूरी है। सो कॉल्ड पढ़े लिखे बेवकूफ़, जिनका एक आध कोई अमेरिका में रहता है, उसके बाद कहीं से हमने सेकंड ओपिनियन का टर्म यूज़ कर लिया। सेकंड ओपिनियन शुरू पता है कहाँ से होता है? मेरी बीवी करती है, वो डॉक्टर नहीं है ना। सबसे पहले तो अब्दुल्ला जो खाना पकाता है उससे मशवरा होता है कि अब्दुल्ला ये क्या करेंगे, फिर घर की मासी फातिमा बताती है ये करेंगे, फिर जो ड्राइवर है उसने मशवरा देना है, एंड में मेरे से पूछा जाता है इसका क्या करना है। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस अपने उन बेवकूफ़ ENT सर्जनों पे जिन्होंने हेड नेक लिखा हुआ। तुम नहीं करते बता दो को यार, किसी उसके पास जाओ। आप में से 99% ये काम नहीं करते, लेकिन क्योंकि डिग्री का नाम लिख दिया गया है ऑटोलैरिंगोलॉजी हेड नेक, हर एक ने ऐसी कॉम्प्लिकेशंस और ऐसे स्टूपिड सजेशंस आती हैं कि मुझे 1 घंटा लगता है उनके दिमाग से निकालने में। देन मेरे मेडिकल एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जिन्होंने झंडा उठाया हुआ है कि जी ऑपरेशन की तो ज़रूरत नहीं दुनिया में, एंड इन द एंड नोबडी गिव्स अ शिट टू द पेशेंट कि जी इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी। मेरे पास लोग इसलिए नहीं आते कि आके मेरे क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है कंसल्टेशन, मैंने वो स्लाइड हटा दिए। और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन गूगल। अब ये बच्चियाँ बैठी है, ये तब मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा यूज़ की है, आशा सरी आगे से। गूगल पे ना आज जाके ना वर्ड प्रोस्टिट्यूशन डालना, दुनिया का कोई मज़हब माशरा कोई एक्सेप्ट करता है इसको, लेकिन 10 लाख साइट्स आपकी गूगल पेज पे चल रहे हैं या उससे भी ज़्यादा होंगे। सो प्लीज़ गूगल से पढ़ के आप, मैं आपको, इट टुक मी 27 years ऑफ स्कूलिंग। बाय द टाइम मैं इस काबिल हुआ था कि CT लिखता था या बायोप्सी की सजेशन देता, आई वॉज 35-36 years ऑफ एज। आप आके मेरे पास 10 मिनट भी नहीं बैठे और आप मुझे पढ़ा रहे हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। देन थैंक यू वेरी मच। इसके साथ एक और मैं करना चाहता हूँ, अगर मुझे 10 मिनट दो। एग्जामिनेशन, इसको निकालें नहीं, किधर गया, कहाँ से निकलेगा? इससे निकलेगा, इसको निकाल दो। उस नहीं USB लिख रहे, उसमें एक और प्रेजेंटेशन निकालना चाह रहा हूँ। USB खोले ना। इसके बाद इस पे क्वेश्चंस लेंगे, आपके कमेंट्स लेंगे। एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, आई एम ओपन फॉर द डिस्कशन। लेकिन ये जो दिखाने लगा हूं ना, मैं, देयर इज अ रीजन कि मैं एग्जामिनेशन में नहीं जाता। मुझे इसमें अनटाइटल खोलने फोल्डर, अनटाइटल, ये मैं अपने सारे रेजिडेंट्स से, एक बच्चा भी किसी एग्जाम में जा रहा हो ना, एक स्पेशल सेशन होता है इनके साथ मेरा। हाउ टू एग्जामिनेशन, देखे ना वो आ गया, ये नीचे हाउ टू टेक एग्जामिनेशन। हाँ ये खोल। अच्छा जी, ये अभी पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन राइट फ्रॉम द इन्विजिलेशन, पेपर सेटिंग, पार्ट 2 तो बहुत अच्छा, लेकिन एक जगह पे आके मैंने पार्ट 2 में बैठने से इनकार किया था जब मेरे सामने किसको सिफारिश पास किया गया था। लेकिन इसके बावजूद मेरे ट्रेंड बच्चे जाते हैं। अभी आके थोड़े से हम ढीले हुए हैं, लेकिन मेरे पास जो सारे बच्चे गए हैं सब ने फर्स्ट अटेम्प्ट में IMM तक तो निकाल लिया है। और AKU में था तो वहाँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, बेस्ट रिजल्ट है पाकिस्तान में इस वक्त AKU का। एंड एक और मैंने एग्जामिनर से, कंट्रोलर से पूछा था, यू नो हर एग्जाम में 60% वो लोग पास होते हैं जो फर्स्ट टाइम आए हुए होते हैं। और यहाँ आप कराची एग्जाम के लिए आए हैं ना, प्लीज़ आप लोग CPSP में जो पुराने क्रोनिक 10 इम्तिहान फेल किए हैं उनके साथ नहीं बैठना।
अगर वो इतने स्मार्ट होते अपना इम्तिहान पास कर लेते। वो सबसे डिप्रेशन की वजह है आप लोगों में ना। ये दिखाता हूँ जी, ये चलेगी, हाँ चलेगी। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग मैंने उससे निकाली हुई है नेट से। ये कौन है? इन्होंने व्हाइट कोट पहना हुआ, उन्होंने फौजी वर्दी पहनी हुई है ना। आप इस तरह का व्हाइट कोट पहन के ना एग्जाम में आ जाते हैं, हम आपको कहते हैं जी कि नोज देखें, आप आंखें देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा अब देखिएगा इसके मुकाबले पे एक और स्लाइड दिखाता हूँ। किधर गया जी मेरा चूहा? ना यार रुक जाना भाई। लुक एट दिस, 10 सेकेंड्स का है और इन लोगों ने वर्ल्ड में बेस्ट अवार्ड लिया है। चल पड़ो। क्यों? इनका यूनिफॉर्म देख के बता दें, इनको पता है, दे आर प्रोफेशनल्स। इन्होंने अपनी ट्रेनिंग में खूब पसीना बहाया हुआ है। एंड आप लोग क्या करते हैं? आपको जिस वक्त एग्जाम में बुलाया जाता है ना, तो आपको हम कहते हैं जी एग्जामिन द थ्रोट। आप सोचना शुरू कर देते हैं, सामने में नजर आ रहा था, फिर उसके बाद अपने थैले में ढूंढते हैं कि मेरी लाइट कैसे फोकस होगी। ये मेरे साथ बैठे 5वां साल है इसका, 4था साल है। मैंने कभी सर पे रख के लाइट फिट नहीं की। मैं उससे पहले ही मुझे पता है कि मेरा साइज क्या है, क्योंकि मैं फॉर लास्ट 3-4 डेकेड से ये लाइट रख रहा हूँ सर पे। आपने कभी लाइट सर पे नहीं रखी तो आप फंसे रहेंगे उधर, आपसे लाइट ही नहीं फोकस होगी। उसके बाद अपने थैले में ढूंढोगे वो टंग डिप्रेसर कहाँ रखा था। अगर आप रोज, मैं काम करता हूँ, आई जस्ट पुट माई हैंड देयर, मैं टंग डिप्रेसर उठा लेता हूँ। आई जस्ट पुट माई हैंड देयर, मुझे पता है मेरा मिरर कहाँ पड़ा है। प्लीज, एग्जामिनेशन आपका वो टेस्ट है, आपकी ट्रेनिंग का टेस्ट है। और कहीं भी आपकी ट्रेनिंग अगर अच्छी नहीं, डिग्री लेके जाओगे डिप्रेस रहोगे। मार्केट में मैं बैठा हूं, मुझे छोड़ के आपके पास क्यों जाएगा जब तक आप अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए पूरली ट्रेन लोग डिप्रेस्ड, हमेशा डिप्रेसोमीटर, वो ये तो ये करते हैं। आपको खुद काम नहीं आता, आप दूसरों की बातें करेंगे। वी नीड प्रॉपर ट्रेन्ड सर्जन, क्वालिफाइड ट्रेन्ड सर्जन। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज जस्ट, शुक्र करो सर्जरी का भी एग्जाम नहीं शुरू हुआ, सिर्फ आपको हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे पास करके डिग्रियां दे रहे हैं। अदरवाइज मैं सच कहता हूँ, मैं जाता हूँ ना उसमें, हम जब इस्लामाबाद जाते हैं, लोगों को आर्टरी क्लैंप पकड़ना नहीं आता, लोगों को स्कैल्पल नहीं पकड़ना आता, नाइफ का पूछो टिप और बैली क्या है पता ही कोई नहीं है क्या चीज़ है। टाई लगाना तो बहुत दूर की बात है। आप लोग जब सर्जरी में जाते हैं ना, चक मारते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं इसमें कुछ चीज़ें स्किप कर दूंगा, सीधा आपको मैं पार्ट 2 पे ले जाऊंगा। एग्जामिनेशन इज योर लक बट स्टेट ऑफ माइंड भी है। उस दिन आप सोच के गए हैं कि मैंने पास होना है तो होंगे। उसके अलावा लर्न, अपने कंसल्टेंट के साथ बैठ के ना पेशेंट देखा करो, वो स्ट्रेस में काम करने की आदत हो जाएगी आपको ना। एक और चीज याद रखिए, नॉलेज आपके पढ़ने से आएगा और एक्सपीरियंस से आएगा। उस दिन उसका भी टेस्ट होना है आपका। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि जी मुझे फलाना आया था तो मैंने। याद रखें हमारे पास डिवीजन है, मेथड्स के अलहदा हमने मार्किंग देनी है आपको, आपके इसके। अगर एक चीज़ गलत हो जाए, बी कॉन्फिडेंट, चलते जाओ। और आप में से सारे जो फेल होंगे ना, लॉन्ग केस में होंगे, डिटेल आएगी आपके पास। और उसकी भी वजह मैं बता देता हूं। एक और चीज ये याद रखनी है, दे टेल यू कि मोबाइल नहीं लाना, तो आप क्यों लेके आते? कहा ना नहीं लाना, लिख के दिया, उसके बावजूद एक बंदे से हर एग्जाम में एक मोबाइल बजता है उसकी जेब में। यू शुड बी पनिश फॉर दैट। लोग 3-3 साल डिबार हो जाते हैं। और इसके अलावा टाइम पे आओ जी, मैं आज रश बहुत था, दिस इज योर प्रॉब्लम। अगर एग्जाम 8 बजे तो घर से 6 बजे निकलो, हैव अ ब्रेकफास्ट, डोंट कम विदाउट दैट। और रेगुलर कोट हो आपका, रेगुलर कपड़े हो, बाल पेन रेगुलर हो। उधर अगर उसने ना लिखा फिर क्या करेंगे आप?
नई चीज़ें बिल्कुल नहीं। और कितना नेगेटिव इंप्रेशन होता है, वाइट कोट पहना होता है तो प्राइस टैग लगा होता है, यानी आप लोगों ने वाइट कोट पहने ही नहीं ट्रेनिंग के दौरान। ये चीज़ें नेगेटिव बनाती जाती हैं। हमेशा याद रखें, आपका एक टॉक्स होगा, यूं ही आपको पेपर मिलता है, जो भी मिलता है, सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है, डेट। मैं भूल गया जी लिखना, मैं टेंशन में था, और एग्जामिनर को ये कहानी डालना, सर मुझे टेंशन हो रही है, सर मैं घबरा गया हूं। ये चीज़ें बिल्कुल ये नेगेटिव जाएंगी आपके खिलाफ। मेरी बीवी बीमार थी सर, ऐसे ऐसे रीजन देते हैं ना कि किसी वक्त आपको अफसोस होता है। और दूसरी से बैठते साथी, सर वो मारूफ साहब ने सलाम भेजा। मैं तो कहता हूँ उठ बाहर निकल खड़ा हो जाओ, डोंट टॉक टू मी। ऐसी बातें करने की जरूरत ही नहीं है। एंड ऑलवेज कंप्लीट वट एवर इज गिवन टाइम विद इन दैट टाइम, 1 मिनट पहले, ताकि आप उसको दोबारा देख सकें। अच्छा, क्लिनिकल एग्जाम जो उनसे हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती किताब पढ़ के आज हम कराची आ गए, नहीं, ट्रेनिंग करके आए हैं तो पास होंगे, ये याद रखना है। और कोई ये नहीं है सर मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ, ये क्या मजाक है यार, मैं एग्जाम दे रहा हूँ और मैंने पास करना है। पॉजिटिविटी यहां होगी तो काम चलेगा। बड़ी मजेदार चीज है जी, आगे भी दिखाऊंगा। ENT टोटल ये है, आज आपको केस गिन के दिखा दूंगा, इसके अलावा केस आपके लॉन्ग केस में हो ही नहीं सके। कान है, नोज है, थ्रोट लेरिंग्स है, हेड एंड नेक में थायराइड, सिलेवरी ग्लैंड, इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा, इस पॉइंट को मैं हमेशा बहुत कहता हूं कि प्लीज कराची आके, जो पुराने है ना, अब मैं नाम नहीं लेता, लोग 14वें इम्तिहान में निकले हैं और वो आके आपको पढ़ाते थे, तारिक रफ़ी साहब ये क्लासिफिकेशन पसंद करते हैं, मुबशर साहब आएंगे तो वो ये सवाल करेंगे। प्लीज डोंट लिसन टू देम। आप अगर अच्छे हैं, आपको हर एग्जामिनर पास करेगा, कोई आपका दुश्मन नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। ट्रस्ट योर ट्रेनिंग, टॉक्स टाइम पे आओ, रेगुलर ड्रेस पहनो, मोबाइल नहीं लाना। अब तकरीबन 14 से 16 स्टेशन होते हैं और सब इंटरेक्टिव है। अब कहीं एग्जामिनर को आगे पीछे हो जाए तो एक कम या ज़्यादा हो जाता है। हर एक में 7 मिनट है, विच इंक्लूड्स द क्रॉस ओवर टाइम। हर टॉक्स का जो क्वेश्चन है उसमें आंसर है। पढ़ना, आंसर कैसे है, अब मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं। होर्सनेस फॉर 1 day, इट्स अ वायरल। होर्सनेस फॉर 2 years, इट्स अ टीचर, वोकल कॉर्ड। होर्सनेस फॉर 1 month, स्मोकर। ये प्रॉब्लम है आपके लिए। उस क्वेश्चन में आंसर होगा, बना हुआ इस तरह होता है। आज आप एज ए एग्जामिनर टेबल की उल्टी साइड पे हैं, कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं। हम सारे जितने पक्के हैं ना, मान के आपको पता है, दिल में रख लेते हैं छोटी छोटी चीज़ें, इसलिए बी पोलाइट, हम्बल, और कोई आर्गुमेंट करने की ज़रूरत नहीं। आपको किसी एग्जामिनर को ये पढ़ा, हमारा एक बेवकूफ़ फेल इसलिए हुआ था कि उससे एक एग्जामिनर ने, मैं एग्जामिनर को भी जानता हूँ और कैंडिडेट को भी, उसको तीसरी अटैम्प्ट में जाके वो बेचारा पास हुआ था अच्छा। एग्जामिनर को कहता आपने कभी हेड एंड नेक देखा जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं? अब ये तो फिर आप बैल मुझे मार। एंड ऑलवेज रीड द टॉक्स का क्वेश्चन, टेक अ मिनट। वो जब तक आप उसको कहेंगे नहीं सर मैं रेडी हूं, वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। 7 मिनट बहुत लंबा टाइम होता है। एक दफा क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसे दोबारा पढ़ो, आपके जहन में आंसर खुद बहुत चले आ जाए। एंड ऑलवेज गिव कंप्लीट आंसर। अब एक मिसाल दे देता हूं, आपके सामने फ्रेयर्स एलिवेटर रखा हुआ है, आप उसे कहते हैं फ्रेयर एलिवेटर, यूज्ड फॉर द सेप्टल सर्जरी। वो आपको जो उसके पास मार्क्स है ना, 2 है या 3 होते हैं, जो भी होगा वो दे देगा। आप इसे कहते हैं एलिवेटर, फ्रेयर का नाम नहीं याद, वो 1 देगा। आप उसे कहते हैं CT, वो 1 देगा। आप लिखते हैं CT हेड एंड नेक विद कॉन्ट्रास्ट, वो 2 देगा। इसलिए प्लीज़ गिव कंप्लीट आंसर। अगर आपको नहीं कंप्लीट आता, उस सूरत में आपको जो पता है बता दीजिए, बट ऑलवेज गिव अ कंप्लीट आंसर। अच्छा, प्लीज़ याद रखें कि जब कोई चीज़ लिखनी हो, अब तो इन्होंने ख़त्म कर दिया ना, उसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट कर दें। आंसर इज CT, आगे लिखा हुआ है हेड एंड नेक, वर्ड CT को अंडरलाइन कर दें, ताकि जो आपको पढ़ रहा है ना वो सीधा उस पर जाएगा। हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, अंडरलाइन करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड टाइम पे आओ,
याद रखो लॉन्ग केस में दो एग्जामिनर्स हैं। एक पहला जो सा है वो आपके सिर्फ मेथड्स को चेक कर रहा होता है, दूसरा जो सा है वो टेक्निकल एकेडमिक डिस्कशन करता है, लेकिन मार्किंग दोनों करते हैं। आपके पास 1 घंटा है, आधे घंटे में आपने एग्जाम, आप मुझे बताएं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है टाइमिंग, लोगों से एग्जामिनेशन ही नहीं पूरा होता, यू फेल बिकॉज ऑफ दैट। और हमने नोट किया हुआ होता है, इसने कान देखा, इसने पोस्टीरियर राइनोस्कोपी क्यों नहीं देखी, वो बैठे देख रहे होते हैं आपको। ये चीज़ें फिर नेगेटिव चली जाती हैं। आज से बैठें, प्रैक्टिस करें कि आप एक पेशेंट का एग्जाम 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे, बाकी 5 मिनट रख लें, थोड़ा नोट शोट्स लिखने हैं, कुछ भी करना है। एंड यू कैन आस्क इन्वेस्टिगेशन, मैं देखना चाहता हूँ सर, सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे, आपको दी जाएंगी, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी। और 99% जो पार्ट 2 फेलियर है वो लॉन्ग केस है। शॉर्ट केस तो 4 होते हैं, उसमें 4 स्टेशन से आप गुजरेंगे, अगर कहीं गलती हो जाए डोंट वरी, कंसंट्रेट ऑन नेक्स्ट। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं सबके लिए करता हूं, यूज्ड इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नहीं मिलाने। बेल बजती उठा के उसी डब्बे में डालते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। एंड लॉन्ग केस आपको पता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनसे हैं, जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हैं, आपकी पोजीशन, पेशेंट। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। हमारी एक लड़की को एग्जामिनर्स ने बिल्कुल ऑलमोस्ट उसी वक्त बता दिया कि तुम फेल हो। पेशेंट पठान थी, कराची इज़ फुल ऑफ पठान पीपल, वो उर्दू बहुत कम बोल रही थी। अब इसने एक सवाल पूछा, माँ 70-80 साल की, उसने गुस्से से कहा कि तुम क्या कोड मगज़ है, रात को भी सब कुछ बताया था, अभी फिर पूछ रही हो। Didn't mean कि उसने एग्जामिनर ने से पूछा कि डॉक्टर साहब हैव यू सीन दिस पेशेंट? यस। तो आपने बताया क्यों नहीं? खत्म, खेल खत्म होगी उसकी, उधर से वो नेगेटिव माइंड में चले गए। सो इसलिए रात को जाके मरीजों को नहीं देखना। अगर आपको बहुत शौक है तो आप सिर्फ ये पूछ लीजिएगा कोई ऐसी रेयर पैथोलॉजी किसी के पास ना पड़ी हुई हो, जैसे बेजल सेल ले आते हैं किसी वक्त, या इस तरह की कोई चीज़ ले आते हैं। एंड मैं बताऊंगा कि केसेस हो कैसे सकते। एंड एक और चीज़, अपने इंस्ट्रूमेंट लेके जाओ। कॉलेज कहता हम देंगे, लेकिन उनके कई दफ़ा इंस्ट्रूमेंट वो 6-6 महीने बाद निकलते हैं, चल ही नहीं रहे होते। ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, पेशेंट से बात करते, बी पोलाइट, टेक परमिशन। और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेरा गर्म किया ना, मेक श्योर के एग्जामिनर देखें उसको कि आप कैसे टेस्ट कर रहे हैं। मेक श्योर कि आप इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी में ऊंचा से बोलें, मुंह से सांस लो। पोस्टीरियर राइनोस्कोपी पे आप बोलें नाक से सांस लो, उल्ट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें इस तरह करनी है। और मेथड, आपको पता है आपकी फाइंडिंग क्या होगी, हमें कोई फिक्र नहीं, मेथड ठीक होना चाहिए। हिस्ट्री के बाद एग्जामिनेशन करें, आप चुप करके करते रहेंगे, वो देखते रहेंगे आपको। लेकिन अभी मैं एक चीज़ आपको बताने लगा, अगर मुझे सीखना है ना कि ईयर एग्जामिनेशन, मुझे रात 3 बजे भी जगाओगे ना, तो मुझे पता होना चाहिए ईयर एग्जामिनेशन का मतलब है पिन्ना, मैस्टॉइड, एक्सटर्नल ऑडियोमीटर, सूंघना, मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑरल टॉयलेट, उसके बाद ट्यूनिक फोक, उसके बाद बैलेंस, उसके बाद आपको फेशियल नर्व टेस्ट, ये याद रहनी चाहिए। पोस्टीरियर राइनोस्कोपी जब भी आपको, अनलेस कि आपको रोके ना, आप करते गए। और शॉर्ट केस में आपको बताया जाएगा आपने क्या करना है। एग्जामिन द लेफ्ट ईयर और एग्जामिन द ईयर्स। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कह दें एग्जामिनर को कि मैं पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करना चाहता हूं, लेकिन वो आपको क्रेडिट दे देंगे उसका। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपने करनी है, मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें देखें आपकी। और नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक से करें। ये जो कुछ लोगों ने किताबें लिख दी हैं एग्जामिनेशन टेक्निक्स, खुदा के लिए उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर वो इतने स्मार्ट होते हैं ना, मैं उनके कहते हैं तो नाम ले देता हूँ, दोनों तीनों जिन्होंने, वो सारे पहले अटेम्प्ट में नहीं निकले हुए। ज़्यादा रगड़े जिन्होंने खाए हैं ना, वो किताबें लिखते ये जनाब नोज है, ये चीज़ें करनी है। जब हम आपको नोज कहते हैं, एंटीरियर राइनोस्कोपी, एक्सटर्नल नोज, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी, ये सब भरनी। फिर आईज और सेंसेशन आएंगी इफ रिक्वायर्ड। लॉन्ग केस प्रेजेंट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एंड में क्या आपके लिए, टाइमिंग 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 एंड टाइमिंग। ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन आधे घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन।
आप दोनों नहीं है ऐसा। डोंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट सी द पेशेंट ओवर डे बिफोर पोजीशन, ये सारी कर चुका हूँ मैं शायद, हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आज जी क्वेश्चंस, पहले लैरिंक्स पे या इस पे कोई भी क्वेश्चंस? थैंक यू जी। सर आपका तो मुझे पता, आप मुझे क्वेश्चन ही कमेंट करें आप। नहीं नहीं नहीं, या तो बहुत स्मार्ट है तो या बहुत ही नालायक है, दोनों में से एक चीज होगी। ये तो स्वाद हो, करो ना। आप कह रहे थे कि ये वो आके कहते हैं क्लास में, कल मेरे पास एक पेशेंट आए, बोली मेरे कान की पर्दों में सुराख हो गया। अच्छा, तो मैं देखा वो तो परफोरेशन नहीं थी, नॉर्मल था। मैंने कहा पता नहीं तुम ऐसी कुछ, मैंने कहा कि नहीं है, ठीक है। नहीं, वो कह रही थी कि सुराख है, आपको जो है आपको वो सुराख की। मैंने किस डॉक्टर ने आपको, मैंने सोचा कि एक तो ये खातून ले रही है, दो चार ही लेडी डॉक्टर्स आती है, मैं भी एटी, मैंने कोई एटी के कहने नहीं बोलने की औरतें थी। दिस इज करेक्ट जी बेटा। मेरी हालत सुनने में आपके पर्दे में सुराख हो गया। देखो देखो, ठहरो ठहरो बेटा, देखो सबसे पहले आज आपको मैं एक चीज़ बताने लगा हूँ। आप सवाल वो करें जो आप रोज़ चीज़ें देखते हैं, सालों में एक केस आएगा, वो हमारे लिए छोड़ दें। आपको हम कोई ऐसा एग्जामिनेशन में देंगे। आज मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके पास कौन कौन से केसेस होंगे CPSP में। कान की परफोरेशन होगी या क्लास्टिटोमा होगा या एक आध कोई फेसला होगा। इसके अलावा पूरे कराची के ENT वाले कान के कैंसर हैंडल ही नहीं करते, फिक्र नहीं करना। नोज़ में पॉलिप होंगे, DNS होगा। इसके अलावा शायद कोई नेजल ट्यूमर हो, ओरल कैविटी में टंग या चीक का कैंसर होगा, लैरिंक्स की कोई चीज़ होगी, पैरोटिड प्लीमाफिक होगा, थायराइड। इसके अलावा अगर आपके वहाँ पे कोई केस हुआ शॉर्ट या लॉन्ग केस पे, तो मुझे पकड़ लेना। नहीं, उसका सवाल पूरा कर लेने देना बेटा। देखो, इफ़ यू सी अ ग्रोथ लीजन, तो आपने बायोप्सी ली, नेगेटिव आ गई, CT पे डिपेंड करो। फिर CT फिर कह रहा है कि ये इन्वेसिव है, रिपीट द बायोप्सी, रिपीट द बायोप्सी। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी कैंसर होता है ना, वो उस पूरे एरिया में कैंसर नहीं होता, उसके साइड पे स्क्विमोप्रोलिफरेटिव लीजन भी। आपने जहाँ से बायोप्सी ली है वो कैंसर नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़ है कि डिजीज ही बिनाइन है, एक्सरसाइज कर दो, देन फॉलो अप जी। तो मैंने एक नहीं देखो, रीसेंट एडवांसेस जो हुए हैं ना लैरिंक्स में, वो ये हैं कि आपकी अर्ली म्यूकोजल डिजीज़ या अर्ली T1 T2 जिसे कहते हैं, अब वो सर्जरी के बजाय रेडिएशन जो चल रही है। क्वेश्चन था T3 पे, जो पहले हम सारे सर्जरी करते थे, और अब वो इंडक्शन है, यानी आप कीमो देंगे। कीमो पे अगर वहाँ पे कोई रिस्पांस मिलता है तो आप रेडिएशन देंगे, अगर कीमो पे रिस्पांस नहीं मिलता फिर आप सर्जरी पे जाएंगे और पोस्ट ऑप रेडिएशन लेंगे। मैंने कोशिश तो बड़ी की है कि चीज़ें सारी क्लियर करूं, लेकिन हम बड़े डिफरेंट एंगल से सोच रहे होते हैं, और आप जो किताब पढ़ के आते हैं ना, वो बहुत ही मुख्तलिफ है। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त स्कॉट ब्राउन का आखिरी एडिशन 18 का चल रहा है, नहीं 2018 में, तो उसका जो लास्ट अपडेटेड रेफरेंस है ना, वो 2014 या 15 का होगा, क्योंकि 2 साल तो लगते हैं उन्हें किताब को अपग्रेड करते हुए। तो आप जो चीज़ें देख रहे हैं ना, वो बहुत पुरानी है। मुश्किल ये है कि आपको किसी बुक का ही रेफरेंस दे के वहाँ चलना है, क्योंकि हम बुक में जो लिखा हुआ है, आपने जो पढ़ा है रेफरेंस, वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे।